हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर्त बीजी पादपों में जनन मादा जननांग भाग 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणपोष का विकास। जो हमारा भ्रूणपोष होता है उसका विकास कैसे होगा, इस टॉपिक में हम लोग इस चीज़ का डिस्कस करेंगे। जैसा कि वीडियो की स्लाइड्स में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से इसका परिवर्धन होता है, तो आइए उसी परिवर्धन को हम लोग पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जो भ्रूणकोश होता है जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वो एक विभज्योतक कोशिकाओं का बना हुआ केवल पिंड होता है। जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है वो विभज्योतक कोशिकाओं का बना हुआ एक पिंड होता है। आगे चल के उसमें जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन के फलस्वरूप जो अधस त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, मतलब इसकी जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, उन हाइपोडर्मल कोशिकाओं में परिवर्धन होता रहता है और वो और ज्यादा परिपक्व हो जाती हैं, उसमें बड़ा केंद्रक पाया जाने लगता है। ऐसी कोशिकाओं को हम लोग प्राथमिक कोशिकाएं या प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग आर्कियोस्पोरियल सेल कहते हैं। तो अधस त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो परिवर्धित होकर बनाती हैं प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं। अब प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार से निर्भर करती हैं। एक तो प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं जो है वो डायरेक्ट जो है क्या बनाएंगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बना देंगी या गुरु बीजाणु कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। अगर प्रपशु कोशिका डायरेक्ट गुरु बीजाणु कोशिका की तरह से व्यवहार करती है तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलते हैं तनु बीजांडकाई बीजांड। समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई भी बीजांड है उस बीजांड का परिवर्धन प्रपशु कोशिका से होता है। अगर वो प्रपशु कोशिका सीधे ही गुरु बीजाणु कोशिका की तरह व्यवहार करती है तो उस प्रकार के बीजांड को हम लोग तनु बीजांडकाई बीजांड कहते हैं। तथा इस प्रकार का बीजांड जो है वो द्विबीजपत्री पादपों के गैमोपेटैली में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में आगे देखिए, जो प्रपशु कोशिका है वो दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली तो प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है उसके बीजांड कोश की जो शारीरिक संरचना होती है उसका निर्माण होता है और बीजाणुजन जो कोशिका होती है वो जाके आगे प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है जिससे गुरु बीजाणु बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रारंभ में क्या है, ये विभज्योतक कोशिकाओं का समूह था। उसके बाद में इसकी अधस त्वचा की कोशिकाएं जो है वो उत्तेजित होकर या विकसित होकर प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं बनाती हैं। प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं जो है वो क्या करती है, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरी होती हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। देखिए, ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं और नीचे की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। जो भित्ति कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वो इसकी भित्ति का निर्माण करती हैं और प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिकाएं हैं वो गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। उसके बाद अभी हमने आप लोगों को बताया है कि यदि ये प्रपशु कोशिका डायरेक्ट गुरु बीजाणु कोशिकाओं की तरह से व्यवहार करेंगे तो उसको हम लोग बोलते थे तनु बीजांडकाई बीजांड। लेकिन यदि प्रपशु कोशिका ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेंगी तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलेंगे स्थूल बीजांडकाई बीजांड। याद रहेगा ना। अगर प्रपशु कोशिका सीधे बीजाणुजन कोशिका में परिवर्तित होकर गुरु बीजाणु कोशिका की तरह से व्यवहार करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे तनु बीजांडकाई बीजांड। अगर ये प्रपशु कोशिका दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थूलकाई बीजांड। ठीक है, स्थूलकाई बीजांड बोलते हैं। और स्थूलकाई बीजांड जो होता है वो द्विबीजपत्री पादपों के पॉलीपेटैली में पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका थी अब स्टार्ट होंगे इसमें विभाजन। जो विभाजन होगा वो जो अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, जो हमारी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका थी वो आगे परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित होकर बनेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका,
जिसकी गुणिता हमेशा 2n होता है। मतलब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्रारंभ में बनती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अब द्विगुणित जो होगी उसके बाद में उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, कितनी, 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब इनमें से देखिए जो ये गुरु बीजाणु कोशिकाएं हैं, इनमें 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती है, एक कोशिका जो है वो नीचे की तरफ होती है। ये कोशिकाएं या तो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं, मतलब या तो ये इस तरह से व्यवस्थित होंगी, या तो ये टी के आकृति में व्यवस्थित होती है, इस तरह से व्यवस्थित होती हैं, और कभी कभी कुछ पादपों में इस तरह से भी व्यवस्थित होती है। मतलब या तो ये रेखीय व्यवस्था में पाई जाएंगी, या तो ये टी की आकृति में पाई जाएंगी, या तो ये उल्टे टी की आकृति में पाई जाती हैं। तो ये 4 गुरु बीजाणु जो कोशिकाएं बनती हैं, इनमें से जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं, मतलब ऊपर जो निभाग की तरफ की कोशिकाएं होती हैं, वो तीनों कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, अपहासित हो जाती हैं या डीजेनरेट हो जाती हैं। मतलब ये जो 3 कोशिकाएं हैं ऊपर वाली, ये वाली, ये जो है वो हो जाएंगी अपहासित। तो जब ये कोशिकाएं अपहासित हो जाती हैं, मतलब ये नष्ट हो जाती हैं, तो ये 4 गुरु बीजाणु में से सिर्फ एक गुरु बीजाणु कोशिका बनती है, ये वाली कोशिका रह जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना कि जब हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होगी, जो द्विगुणित होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जो 4 जो गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनेंगी उनकी गुणिता n हो जाएगी, मतलब वो अगुणित कोशिकाएं होंगी। उनमें से ऊपर की तरफ की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो अपहासित या डीजेनरेट हो जाती हैं, और नीचे की जो एक कोशिका रह जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। अब देखिए, इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका के द्वारा ही 70% पादपों में, लगभग 70% पादपों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका के द्वारा ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस प्रकार से भ्रूणकोश के निर्माण या भ्रूणकोश के परिवर्धन को हम लोग एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन किसे कहते हैं। तो एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन वह परिवर्धन होता है जिसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका के द्वारा संपूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इसीलिए इस परिवर्धन को हम लोग पॉलीग्रोनम प्रकार का भी परिवर्धन कहते हैं। पॉलीग्रेनम, ओके, पॉलीग्रेनम प्रकार का हम लोग परिवर्धन कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु के द्वारा होता है। अब आगे के स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा कि जो हमारा एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु था, ठीक है, 4 गुरु बीजाणु बने थे, उनमें से 4 में से 3 जो है वो डीजेनरेट या अपहासित हो गए थे, उनमें से सिर्फ एक बना। जैसे डायग्राम में देखिए, ये 3 जो है वो डीजेनरेट हो गए और एक जो है वो बच गया। जो बच गया वो क्या होगा, क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहलाता है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका कहलाती है। अब जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका होगी, वो क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन करेगी। अब समसूत्री विभाजन क्यों करेगी, क्योंकि इससे पहले इसमें आपने पढ़ा था कि विभाजन हुआ था, विभाजन से जो है ये अगुणित हो गई थी, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो n हो गई थी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो विभाजन होगा वो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और पहला जो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा उससे 2 केंद्रकों का निर्माण होगा। अब वो जो दोनों केंद्रक होंगे वो एक बड़ी रिक्तिका के द्वारा एक दूसरे से विपरीत ध्रुव पर चले जाएंगे, मतलब एक ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब एक निभाग की तरफ पहुंच जाता है, और नीचे का मतलब दूसरा एक बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है। उसके बाद में फिर से क्या होगा, इन दोनों में फिर से समसूत्री कोशिका विभाजन होगा,
तो एक तो ये हो गया, दूसरा समसूत्री कोशिका विभाजन ये होगा। इसके फलस्वरूप ये जो दो केंद्रक थे ये 4 केंद्रकों का निर्माण करेंगे और 4 केंद्रकों के बाद में फिर इसके बाद में एक समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। इससे ये 4 केंद्रक जो है वो 8 केंद्रकों का निर्माण करेंगे। यानी कि जो हमारा क्रियात्मक गुरु बीजाणु था उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा और कितने होंगे? 3। यानी कि 3 समसूत्री कोशिका विभाजनों के द्वारा एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका में 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। ठीक है, अब जब ये 8 केंद्रक बन जाएंगे तो क्या होगा? इनमें से नीचे की तरफ देखिए जो बीजांड द्वार की तरफ होते हैं वो नीचे की तरफ परिवर्धित होकर इस तरह से अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो ये जो बीजांड द्वार वाले होते हैं ये नीचे की तरफ परिवर्धित हो जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ चले जाएंगे और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ये इस तरह से 3 कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे। नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे, ऊपर एक रह जाएगा केंद्रक। इसी तरह से ऊपर जो निभाग की तरफ के 4 केंद्रक थे वो ऊपर की तरफ 3 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे और एक केंद्रक जो है वो बीच में रह जाएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं बन जाती हैं, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं बन जाती हैं और बीच में एक ये कोशिका बन जाती है। ये बना देते हैं तुम्हारे द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से देखिए जो ये 8 केंद्रक थे वो व्यवस्थित होकर इस प्रकार से संरचना का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। अब उसके बाद में देखिए ये जो है ये द्वितीयक केंद्रक होता है। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं ये ऊपर वाली इसमें जो कोशिका होती है इनको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका और नीचे की तरफ जो कोशिका होती है इनको हम लोग बोलते हैं, दोनों कोशिकाओं को, सहायक कोशिका। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर 3 कोशिकाएं जो हो गए वो प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगे, बीच में जो है द्वितीयक केंद्रक हो गया और नीचे जो है आपके अंड कोशिका हो गई और ये नीचे की जो 2 कोशिकाएं इनको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। अब अंड कोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं को हम लोग सम्मिलित रूप से कहते हैं अंड समुच्चय, या इसी को हम लोग बोलते हैं एग ऑपरेटस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भ्रूणकोश होगा उस भ्रूणकोश में नीचे की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उसके समूह को हम लोग बोलते हैं अंड समुच्चय या एग ऑपरेटस। अंड समुच्चय में एक तो अंड कोशिका होगी और 2 जो है वो सहायक कोशिकाएं होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका इतना हो गया, यही पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश या इसी को हम लोग बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अंड समुच्चय किसे कहते हैं। तो हमने बता दिया आपको, अंड कोशिका तथा सहायक कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं अंड समुच्चय। अब देखिए एक जो है ये जो द्वितीयक केंद्रक थे ये 2 केंद्रक मिलकर एक कोशिका के अंदर होते हैं। इनको हम, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। तो याद रखिएगा आवर्त बीजी पादपों में निषेचन के समय जो भ्रूणकोश होता है उसमें टोटल देखिए 7 कोशिकाएं होंगी, यानी कि 3 + 1 + 3, यानी कि ऊपर वाली ये 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में एक कोशिका जिसे हम लोग केंद्रीय कोशिका बोलते हैं और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं जिसे हम लोग बोलते हैं अंड समुच्चय। तो टोटल जो है वो 7 कोशिकाएं हो गई। अब देखिए इसमें केंद्रक, 3 केंद्रक ऊपर हो गए, 3 केंद्रक नीचे हो गए, बीच में 2 हो गए, यानी कि 3 + 2 + 3, यानी कि टोटल हो गए आपके
8 केंद्रक, यानी कि निषेचन के समय आवर्त बीजी पादपों का जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसमें क्या है, ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं इनका काम क्या होता है। देखिए निषेचन के समय प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है वो अपहासित या डीजनरेट हो जाती हैं। और देखिए द्वितीय केंद्रक ये है, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी उसमें जब दोहरा निषेचन होता है तो उसमें जो त्रिसंलयन होगा उसमें ये द्वितीय केंद्रक जो है भाग लेते हैं। और जो ये द्वितीय केंद्रक है, मतलब ये जो केंद्रकी कोशिका है, इसकी गुणिता सदैव जो है वो 2n होती है। मतलब ये जो गुणिता होगी इसकी 2n होगी। अंड कोशिका होती है, उसका काम क्या है, ये निषेचन के समय नर युग्मकों से मिलकर संलयन करेगी। उसके बाद में ये जो सहायक कोशिकाएं हैं ये विशेष प्रकार के तंतुओं का निर्माण करते हैं जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया आपका कि जो मादा युग्मकोद्भिद होता है या भ्रूणकोश होता है उसका परिवर्धन कैसे होता है। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा। और आगे के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए और नए नए टॉपिक हम लोग आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर कोई स्पेशल टॉपिक के आप वीडियो चाहते हैं तो आप बता दीजिए। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल RR साइंस हब।